दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं हिंदी विषय में आपको एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा दोस्तों 38वां दिन है। धीरे धीरे हिंदी का आज हमारा 38वां सेक्शन आ चुका है, ठीक है। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। वैसे इस टॉपिक पर मैंने आज तक कभी वीडियो नहीं बनाया और पूरे YouTube पर शायद ही कोई हो जो इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे कुछ सैंपल दिखा रहा हूं दोस्तों। जैसे आपके परीक्षा में सवाल आता है कि रिजर्वेशन का सही हिंदी अर्थ क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे तो जानते हैं कि आरक्षण इसका सही अर्थ होता है, लेकिन कुछ को लगता है भाई अनुसंधान हो सकता है, स्त्रीकरण हो सकता है, आरोपण हो सकता है, या अलग सवाल देखिए लिख रहा अमेंडमेंट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। संशोधन होता है, शोधन होता है, प्रशोधन होता है, समाशोधन होता है। इसी तरह से एडिटर किसे कहते हैं, राजदूत को कहते हैं, संशोधक को कहते हैं, अभियंता को कहते हैं, संपादक को कहते हैं। लिखित सूचना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नोटिस इन राइटिंग कहा जाता है, या राइटिंग अप लेटर कहा जाता है, या ऑर्डर कहा जाता है, या एफिडेविट कहा जाता है, क्या कहते हैं किसे। इस तरह के दोस्तों बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं आगे भी आपको दिखा देता हूं, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवालों को दोस्तों मैं लेकर आया हूं। जैसे पूछा है कि एफिडेविट की हिंदी पर्याय क्या होगा, अमेंडमेंट के लिए दोस्तों हिंदी अर्थ क्या होगा, चार्ज के लिए दोस्तों सटीक शब्द क्या होगा, पृष्ठांकन के लिए इसमें से चुनाव करना है कि बताइए अमेंडमेंट पृष्ठांकन कहा जाता है, या वेरिफिकेशन कहा जाता है, या स्पेसिमेन कहा जाता है, या इंडोर्समेंट कहा जाता है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सवाल आज हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और सही उत्तर क्या होगा सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी कहा था कि हिंदी में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपके नजरों से ओझल हो जाए। और धीरे धीरे दोस्तों आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल के बैच की तरह अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच आ चुके हैं दोस्तों। इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। किताबें भी आ चुकी हैं, सैंपल के तौर पे दिखा दूं। इन किताबों को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का फीचर भी है दोस्तों, तो अमेजन फ्लिपकार्ट का यूज करके किताब को कैश ऑन डिलीवरी पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अलग अलग सवालों को। पहला सवाल थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो 6-7 सवाल दोस्तों बड़े यूनिक टाइप के सवाल हैं। हो सकता है ये उससे ज्यादा कठिन यही वाले लगते हैं मुझे, ठीक है। लिख रहा पारिभाषिक शब्दावली ये किसके लिए है, पारिभाषिक शब्दावली दोस्तों किसके लिए है। लिख रहा छात्रों के लिए है, जो स्टूडेंट है उनके लिए है, जनसाधारण के लिए है, या ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है, या बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए होता है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं तो दोस्तों अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस में कई शाखाएं हैं। साइंस में आप पढ़ते हैं कि साइंस में फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, साइंस में केमिस्ट्री की बात करते हैं, साइंस में बायोलॉजी की बात करते हैं। दोस्तों ये जितनी भी शाखाएं, ऐसे बहुत सारी शाखाएं हैं, तो इनके अपने शब्दकोश भी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इनके अपने शब्दकोश होते हैं, ठीक है। और उनका अपना मायने होता है। भाई अगर हमने सेल बोला, एक सेल का मतलब बेचना होता है, स्पेलिंग अलग होती है, और एक सेल का मतलब कोशिका होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, उनको समझिएगा। एक सेल का मतलब बैटरी वाला सेल होता है, ठीक है। तो अलग अलग मायने होते हैं, इसलिए अलग अलग विषय के अलग अलग शब्दकोश होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पारिभाषिक शब्दावली केवल स्टूडेंट के लिए है, या जनसामान्य के लिए है, या बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए है। याद रखिएगा यह ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है, क्योंकि हर एक विषय में शब्दावली अलग अलग होती है, ठीक है। हर एक विषय की शब्दावली अलग अलग होती है, विषय वस्तु की खासियत होती है, और उसके अनुसार दोस्तों शब्दावलियां तैयार किया जाता है। आज हम हिंदी विषय में हैं तो हिंदी की प्रमुख शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि चलिए सर हमने मान लिया कि यह विषय विशेष के लिए होता है शब्दावली, और वो भी खासकर जो उस विषय के बारे में ज्यादा जागरूक व्यक्ति है, ज्यादा जिज्ञासा रखता है। जिज्ञासा का तात्पर्य क्या, जानने की इच्छा रखने वाला, तो उसके लिए दोस्तों शब्दावली काम आती है। उसी तरह से मैं पूछ रहा हूं कि पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्धारण कौन करता है, कौन बताता है कि किस शब्द का अर्थ क्या होगा, ठीक है। क्या यह समाज बताता है, क्या यह कवि और साहित्यकार बताते हैं, क्या यह राष्ट्रपति बताता है। तो दोस्तों इन लोगों का काम नहीं है। यह बताने का काम किसका है दोस्तों, जो भाषा वैज्ञानिक है दोस्तों, वो भाषा वैज्ञानिक तय करते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है। और शब्दों पर खेल हो जाता है देश में अपने, ठीक है। अपने देश के अंदर देखिए तो शब्दों पर ही दोस्तों खेल हो जाता है। आज तक कोर्ट में आप देखते होंगे बहुत सारे मामले लंबित हैं शब्दों पर, एक एक शब्द पर दोस्तों मामले लंबित हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों से खेल बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से, बताइए। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से। लिख रहा अलंकारिक शैली से नहीं, वस्तुनिष्ठ शैली से, और समाज शैली से, या लाक्षणिक शैली से। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपसे पूछा वैज्ञानिक शैली।
वैज्ञानिक शैली एक ऐसी शैली होती है, ध्यान दीजिए, जिसे क्या करता है दोस्तों, इसके पीछे भी जो मैंने सवाल बताया है कि इसका निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं, तो इस वैज्ञानिक शैली में ये जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं, इन्हीं के द्वारा दोस्तों शब्दकोशों को रखा जाता है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा शब्दकोशों को रखा जाता है। अब जो आपसे सवाल पूछ रहा है दोस्तों, अलंकारिक शैली, अरे भाई यहां हम हिंदी की बात छोड़ दीजिए कि आप रस छंद अलंकार पढ़ रहे हैं और चमत्कार उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने की बात यहां नहीं हो रही, इसलिए तो उत्तर नहीं है। समाज शैली जैसी कोई चीज नहीं होती, लाक्षणिक शैली होती है, लेकिन लाक्षणिक शैली से यहां कोई लेना देना नहीं है। यहां आपका उत्तर होगा दोस्तों वस्तुनिष्ठ शैली। याद रखिएगा, ये भाषा वैज्ञानिक जो होते हैं, ये वैज्ञानिक शैली का निर्माण करते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ शैली होती है। एक शब्द का एक मायने होता है, उसका निश्चित अर्थ होता है, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, जो है सो है। ठीक है, लिख रहा है हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है, किससे निकल कर आया है? ठीक है, तो ये दोस्तों फारसी से निकल कर आया क्या? नहीं, ये अंग्रेजी से निकल कर आया है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत उर्दू भी मत करिएगा, ऐसा नहीं कुछ बच्चे इमोशन में बह जाएंगे, कहेंगे संस्कृत से निकल कर आया। नहीं, याद रखिएगा, यहां तो अभी आपको जो मैं पीछे प्रश्न दिखाया कि आप बता दो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, तो अमेंडमेंट क्या है? अंग्रेजी शब्द है। तो हमें अंग्रेजी और हिंदी के बीच के दोस्तों अंतर को समझना। आपका पेपर किस भाषा में होता है? दो लैंग्वेज में होता है, हिंदी और अंग्रेजी। कोई दिक्कत होता है तो अंग्रेजी को मान्यता दिया जाता है, ये सब होता है कि नहीं? मैं गलत तो बता नहीं रहा। तो उसी आधार पर दोस्तों याद रखेगा, यहां पर जो निर्धारण होगा ये मूल रूप से संस्कृत इंग्लिश के आधार पर होता है। संस्कृत को यहां टिक मत कीजिएगा, नहीं तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। लिख रहा न्यायालयी, न्यायालयीय, न्यायालयीय नहीं होता दोस्तों, न्यायालयी होता है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहती दोस्तों, तो निश्चितता रहती भाई। अनिश्चितता मत करिए, अनिश्चितता रहेगी तब तो एक भी केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या होती है? हमेशा हमेशा क्या होती है? निश्चितता होती है, उसके अर्थ निश्चित होते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि एक शब्द का अर्थ कुछ और, उसी शब्द का दूसरे मायने में कुछ अर्थ और, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो कोई केस सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, निश्चितता जरूरी है, क्योंकि उसके बिना चीजें सही नहीं होंगी। मैंने कहा था आपसे 6-7 सवाल, थोड़ा सा बेस मजबूत करने के लिए आपको समझा रहा हूं, समझिए पहले। ठीक है, लिख रहा ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली। किसे दोस्तों? ज्ञान विज्ञान को प्रस्तुत करने वाली दोस्तों जो विशेष शब्दावली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिख रहा सामान्य शब्दावली। अरे भाई, जब यहां लिख रहा विशेष शब्दावली, तब आप सामान्य की बात क्यों करते हैं? और साहित्य की बात तो बिल्कुल ही मत करिए, बोलचाल की बात मत करिए, पारिभाषिक शब्दावली की बात करिए। हमारा जो चैप्टर है क्या है दोस्तों? पारिभाषिक शब्दावली ना। तो याद रखेगा, विशेष शब्दावली क्या है? ये पारिभाषिक शब्दावली है। लिख रहा कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? लिख रहा अभिधात्मक होना चाहिए, लक्षणायुक्त होना चाहिए, व्यंजनात्मक होना चाहिए, या अभिधा लक्षणा मिश्रित होना चाहिए? नहीं दोस्तों, यह अभिधा लक्षणा मिश्रित नहीं होना चाहिए, व्यंजनात्मक भी नहीं होना चाहिए, व्यंग वाला नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल आसान होना चाहिए, सहज और सरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहज एवं सरल होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? सहज एवं सरल को ही कहते हैं अभिधात्मक। क्या कहते हैं? तो कार्यालयी हिंदी भाषा का जो लैंग्वेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? याद रखिएगा, सहज सरल होना चाहिए। इसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द में तब्दील कर दूं तो आ जाएगा अभिधात्मक होना चाहिए। ठीक है, आपने शब्द का अभिधा रूप देखा होगा, सिंपल। शब्द का व्यंजना रूप में दोस्तों हम कहते हैं, लक्षणा रूप कहते हैं। जैसे हमने कहा राम कक्षा का शंकराचार्य है, ये क्या हो गया? शब्द का क्या हो गया? लक्षणा रूप हो गया। उसके लक्षण को बता रहा कि शंकराचार्य मतलब बहुत तेज बुद्धि वाला है, कुशाग्र बुद्धि का है। और वहीं कह दिया कि मोहन क्या है? गोबर गणेश है, हमने उस पर व्यंजक कस दिया, ये हो गया व्यंजना लक्षण। ठीक है, तो याद रखिएगा, शब्द के 3 रूप आप देखते हैं, शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप और शब्द का व्यंजना रूप। ये तीनों पढ़ाया हूं आपको, पढ़ाए हो, जाकर डिटेल से देखिए वीडियो, आपको समझ आ जाए। कोई दिक्कत परेशानी है तो यार पेड कोर्स को ज्वाइन करो। मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये ट्रेलर वाली क्लास चल रही, पिक्चर नहीं चल रही है। पिक्चर तो मिलेगी आपको पेड क्लास में, ये ट्रेलर की क्लास है। खुश हो तो वहां पे रहो, वरना यहां से काम चल रहा है तो ठीक है, जब तक चल रहा है चलाते रहो, क्या दिक्कत है। आगे देखिए, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? दोस्तों कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है ये बताना है। लिख रहा सुनीति कुमार चटर्जी, सर हमने कभी सुना ही नहीं इनके बारे में तो बताएं कैसे। ठीक है, सुनो। दूसरा लिख रहा है धीरेन्द्र वर्मा, सर इनके बारे में नहीं सुना। सर भोलानाथ, सर इनके बारे में नहीं सुना। जयशंकर, सर सुना है। ये बहुत महान क्या है दोस्तों? कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं।
कवि और लेखक है दोस्तों, याद रखेगा। तो दोस्तों इनका काम तो साहित्य में, यहां क्या कर रहे हैं, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक नहीं दोस्तों। तो जो आपका सही जवाब है वो यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि पूछा है कि कौन सा भाषा वैज्ञानिक नहीं है, तो अब से याद रखेगा। अब दोबारा मत कहिएगा कि हमें भाषा वैज्ञानिकों के नाम नहीं पता, क्योंकि 3 नाम मैं आपको याद करा रहा हूं। याद रखेगा, भोलानाथ जी, धीरेन्द्र वर्मा जी और सुनीति कुमार चटर्जी जी। ये वर्तमान में क्या दोस्तों, भाषा वैज्ञानिक है जो इन पारिभाषिक शब्दावलियों को दोस्तों तैयार करने का कार्य करते हैं, ठीक है। एक दो और फेमस नाम याद रख लेगा, एक देवेंद्र नाथ का नाम याद रखेगा और एक उदय नारायण का नाम याद रखेगा, ठीक है। एक देवेंद्र नाथ का नाम याद रखेगा, एक उदय नारायण का नाम याद रखेगा। परीक्षा में दोस्तों आता है सवाल, इन लोगों से पूछा जाता है, इसलिए 2 नाम अपनी डिक्शनरी में और ऐड कर लीजिएगा, 5 नाम हो जाएगा। फिर से देखिए कौन कौन सा, सुनीति कुमार चटर्जी हो गया, धीरेन्द्र जी हो गए, और आपके भोलानाथ जी हो गए, और आपके यहां पर उदय नारायण जी हो गए, और आपके देवेंद्र नाथ जी हो गए। टोटल 5 नाम याद रखेगा। ये पांचों क्या है, ये भाषा वैज्ञानिक है। सर बस करिए ना, अब जैसा आप बताए थे शुरुआत में सर वैसा पढ़ा दीजिए ना। निवेदन आपसे भी निवेदन मैं रोज करता हूं, बेटा लाइक कर दो। करते हो क्या? नहीं करते ना, कर लो यार, ठीक है। छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जो मानना हो समझ लो, बस लाइक कर लो तो मजा आ जाए, ठीक है। चैनल आपका यार, आगे बढ़ाओ भाई। मैं आपसे बार बार कहता हूं 5 मिलियन का परिवार कैसे आपके सहयोग से, बिना आपके मैं यहां तक नहीं आया। कोई प्रचार नहीं किया, कोई प्रसार नहीं किया, कोई बोर्ड बैनर कहीं कुछ नहीं लगाया, ठीक है। बस किताबें निकाला हूं, किताब वो भी आपके लिए, बाकी अपना चैनल और पेड प्रोग्राम, क्वालिटी कंटेंट, माउथ पब्लिसिटी हुआ, वहीं से हम यहां तक पहुंचे हैं और आगे का सफर भी जारी रहेगा इसी तरह से, ठीक है। कोई नौटंकीबाजी नहीं, बहुत ज्यादा आपको हम मोटिवेट नहीं करते। सुबह शाम कोई मोटिवेशनल किस्सा नहीं सुनाते हैं, कोई कहानी नहीं सुनाते हैं, शुरुआत में कोई शायरी नहीं बोलते हैं। बस पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। युवा हो, अगर आपका खून ऐसे ही नहीं खौलाना पड़ता है तो आप युवा किस बात के हो, ठीक है। बिना सिलेक्शन के अगर आपको नींद आ जाती है फिर मजा किस बात का है। नहीं, हम तो ऐसे इंसान हैं यार जो अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं और सिर्फ कर्म करते हैं, पलट कर देखते नहीं कि क्या है, कितना व्यूज आ रहा है, सही चल रहा है चैनल कि नहीं चल रहा। आ गया पढ़ाने तो बस पढ़ाना है। दिमाग में है कि मुझे इसका 50 पार्ट हिंदी का पढ़ाना है, एक बार खत्म हो जाएगा फिर 50 पार्ट पढ़ाऊंगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। एकदम दिमाग में ये बात तय है। अब मैं पीछे पलट के नहीं देखता कि आपने कौन सा वीडियो ज्यादा देखा, कौन सा वीडियो कम देखा। अपना काम है सब पढ़ाना, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेपर में एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है वो बागेश्वर वाले बाबा ही जानते हैं, मैं नहीं जानता, ठीक है, और आप भी नहीं जानते। इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना है, ये आप जान लीजिए। तो लिख रहा दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लिख रहा ऑफिशियल लैंग्वेज का सही हिंदी अर्थ क्या है ये आप पहचानिए, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या राष्ट्रभाषा कहते? नहीं, राष्ट्रभाषा राजभाषा तो बिल्कुल नहीं कहते, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कहते हैं। आप देखिए यहां राष्ट्रभाषा, एक शब्द दिया राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा, ठीक है, और एक शब्द दिया राजभाषा, राजभाषा। अब दोनों में जरा अंतर समझिएगा। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आप हिंदी पढ़ते हैं ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपके से कितने ऐसे बच्चे हैं जो जानते होंगे कि हिंदी क्या है? हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदी राजभाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं दोस्तों? राजभाषा को कहते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी है, ठीक है। राष्ट्रभाषा जैसा कोई शब्द नहीं है। लोक भाषा, संपर्क भाषा, ये सब केवल आपको परेशान करने के लिए शब्द दिया गया है। कहीं भी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा हुआ है तो उसका तात्पर्य होता है राजभाषा, और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा एडिटर का सही अर्थ क्या होता है? एडिटर का दोस्तों सही अर्थ क्या होता है? लिख रहा एडिटर का अर्थ राजदूत होता है, अच्छा। एडिटर का अर्थ अभियंता होता है, अच्छा। एडिटर का अर्थ संशोधक होता है, अच्छा। या एडिटर का अर्थ संपादक होता है। तो आपने अगर पेपर पढ़ा होगा, न्यूज पढ़ा होगा, तो वहां पर दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि भैया फलाने जी क्या है दोस्तों, या एडिटर है, फलाने जी क्या है, फला पेपर के एडिटर हैं। तो एडिटर का दोस्तों जो तात्पर्य है वो किससे है? वो संपादक से है। बाकी के जो ऑप्शन दे रहा दोस्तों आपका क्या दे रहा है? वो गलत ऑप्शन दे रहा है, इसको आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब बात आती है सर राजदूत को क्या कहते हैं? तो राजदूत को कहते हैं दोस्तों इनवॉय। क्या कहते हैं दोस्तों? इनवॉय कहते हैं। उसी तरह से अभियंता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अभियंता को कहते हैं इंजीनियर। क्या कहते हैं दोस्तों? इंजीनियर, ये डबल ई है, ठीक है। अभियंता को क्या कहते हैं दोस्तों? अभियंता को हम इंजीनियर कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में इंजीनियर, ऐसे तो हम जान ही रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो अभियंता कहते हैं। संशोधक को क्या कहते हैं दोस्तों? संशोधन को जैसे मॉडिफाइड होता है ना, वैसे संशोधक को मॉडिफाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफाइडर, जहां दोस्तों मॉडिफाइडर बोलेंगे,
ठीक है, मॉडिफाइडर संशोधक, आपसे संशोधन नहीं पूछ रहा, बात को समझिएगा। अगर संशोधन पूछता तब अलग हो जाता, संशोधन पूछता तब आप इसे अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अमेंडमेंट कहते हैं। आपसे संशोधक का पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां हो जाएगा मॉडिफाइडर। जी हां दोस्तों, मॉडिफाइडर MODIFIER, मॉडिफाइडर, ठीक है, मॉडिफाइडर नहीं, मॉडिफाइडर बोला क्या मैंने? गलत हो जाएगा, मॉडिफायर, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। लिख रहा है ट्रेनिंग का सही हिंदी अर्थ क्या दोस्तों? आपको पहचाना है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, ट्रेनिंग कहा जाता है प्रशिक्षण को, ठीक है। जब आप कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो ट्रेनिंग किसे कहा जाता है? ट्रेनिंग प्रशिक्षण को कहा जाता है, परीक्षण को मत कहिएगा। परीक्षण को क्या कहते हैं दोस्तों? परीक्षण को टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, परिवीक्षा को क्या कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? परीक्षण को टेस्ट कहते हैं, तो परिवीक्षा को दोस्तों क्या कहते हैं? परिवीक्षा को कहा जाता है प्रोबेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोबेशन। जी हां, जब कहीं आप जॉब करने जाओगे प्राइवेट में ना, तो सबसे पहले आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू होता है कि भैया शुरुआत के 3 महीना हम आपको जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे कि आप इस कार्य के लायक क्या हो, सही हो या नहीं हो। उसे हम कहते हैं परिवीक्षा या प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। और उसके बाद तब जो है आप फाइनल किए जाते हैं। तो बात को समझिएगा, आपसे पूछा ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का तात्पर्य यहां क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण हो जाएगा, परीक्षण मत करिएगा, अन्यथा आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं, ठीक है। लिख रहा है रिजर्वेशन का सही अर्थ क्या है? ये इस शब्द पे तो इतनी लड़ाई भी हो चुकी है कि हमें रट भी गया होगा। और वैसे भी दोस्तों, अगर रेल टिकट वगैरह काउंटर की बात करेंगे तो वहां भी हम रिजर्वेशन का नाम सुनते हैं। रिजर्वेशन दोस्तों कहा जाता है आरक्षण को, ठीक है। रिजर्वेशन कहते हैं किसे? आरक्षण को। अनुसंधान को क्या कह सकते हैं दोस्तों? तो अनुसंधान को रिसर्च कहा जाता है। अनुसंधान को क्या कहा जाता है? रिसर्च कहा जाता है। स्थिरीकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्टेबलाइजेशन कहते हैं। स्थिरीकरण क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश में हम क्या नाम देते हैं? इसे स्टेबलाइजेशन देते हैं। स्टेबिलाइजेशन क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम स्टेबिलाइजेशन कहते हैं, यानी स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से किसी पर आरोप लगाने को आरोपण कहते हैं, और उसे हम एलिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम एलिगेशन कहते हैं, कि हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, उसे आरोपण को हम क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं, ठीक है। एलिगेशन कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 है, रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण जो है दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट का दोस्तों सही अर्थ क्या है? अपॉइंटमेंट दोस्तों किसे कहते हैं? तो अपॉइंटमेंट कहा जाता है नियुक्ति को। किसे कहते हैं दोस्तों? अपॉइंटमेंट किसे कहते हैं? नियुक्ति को कहते हैं। विज्ञप्ति और आदेश किसे कहते हैं? आदेश तो बहुत आसान है, आदेश दोस्तों ऑर्डर को कहते हैं। अब बताइए विज्ञप्ति किसे कहते हैं? आपके सामने कई बार होता है कि भाई विज्ञप्ति आ गई है, तो विज्ञप्ति को कई नाम से जाना जाता है। एक तो प्रेस रिलीज कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेस रिलीज कहते हैं, ठीक है। प्रेस रिलीज कहा जाता है विज्ञप्ति को। या कहीं कहीं पर दोस्तों विज्ञप्ति के लिए एक और शब्द देते हैं, एडवर्टाइजमेंट। क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी इसे जानते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं दोस्तों विज्ञप्ति को, ठीक है। और अनुमोदन को क्या कहते हैं? कि सरकार ने हमें अनुमोदन दे दिया, तो अप्रूवल दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों? अप्रूवल कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रूवल, ठीक है। क्या कहते हैं? एक बार स्पेलिंग मैच करा लीजिए, मैं थोड़ा हिंदी का मास्टर हूं तो अंग्रेजी मेरी थोड़ी गुलाबी टाइप की है, तो अप्रूवल देख लीजिएगा, APPROVAL, ठीक है। अप्रूवल, ठीक है। कहीं पर गलत होगा तो मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक है। जब 1-2 बार इस चैप्टर को पढ़ा लूंगा तो मैं भी आपकी तरह एक्सपर्ट हो जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो यहां पूछा है कि अपॉइंटमेंट में सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखेगा, ये आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ते चलिए, बहुत अच्छे सवाल है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, लिख रहा रजिस्ट्रेशन, एक शब्द आता है रजिस्ट्रेशन, इसका सही अर्थ क्या है? तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंजीकरण होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पंजीकरण होता है। तो रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या हो गया? यहां पंजीकरण हो गया। पीछे दोस्तों आपने आरक्षण के लिए क्या पढ़ा था? रिजर्वेशन पढ़ा था, रिजर्वेशन पढ़ा था, तो ये रिजर्वेशन हो जाएगा यहां पर, ठीक है। नामांकन के लिए क्या होता है दोस्तों? तो नामांकन के लिए एक शब्द होता है इनरोलमेंट। क्या होता है दोस्तों? नामांकन के लिए एक शब्द होता है इनरोलमेंट, इसको याद रखेगा। और संशोधन के लिए क्या होता है? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट एक शब्द होता है, संशोधन के लिए क्या होता है? अमेंडमेंट शब्द होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो इस सवाल का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है टेस्टिमोनियल क्या होता है? टेस्टिमोनियल का हिंदी पर्याय क्या होता है दोस्तों? तो देखिए टेस्टिमोनियल की अगर हम बात करें
अगर आप कभी स्टडी 91 के वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पे, एप्लीकेशन की बात नहीं करें, वेबसाइट पे आएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां आपको टेस्टिमोनियल नजर आएगा। टेस्टिमोनियल में दोस्तों जो हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्टेड बच्चे हम उनके बारे में दोस्तों अपडेट करते हैं। अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता, आप हमें जो अपने व्हाट्सएप के थ्रू दोस्तों बता सकते हैं कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन आया हो, तो हम आपका चेक करके डेटा को उसके बाद आपका भी टेस्टिमोनियल वहां लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये काम बहुत दिनों से अपडेट हमने नहीं किया वहां पर। ठीक है, तो टेस्टिमोनियल का हिंदी पर्याय क्या है? तो अनुशंसा पत्र, प्रमाण पत्र नहीं, प्रशंसा पत्र होता है दोस्तों, याद रखेगा। अब वो प्रशंसा के पात्र होते हैं ना, टेस्टिमोनियल यानी उनके जीवन की शुभ घड़ी आ चुकी है, वो अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं, तो प्रशंसा पत्र इसके लिए होता है। यहां परिचय पत्र की बात मत करिए, परिचय पत्र मतलब आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी हो जाएगा दोस्तों, ये अलग हो जाएगा। प्रमाण पत्र दोस्तों ये सर्टिफिकेट वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अनुशंसा भी नहीं होगा, यहां प्रशंसा पत्र होगा, ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरह के क्लास अभी तक यूट्यूब पर कहीं नहीं आए हैं और पहली बार दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से इस तरह की क्लास आपको दिए जा रहे हैं। मुझे लगा जरूरत है आपको, तो क्यों ना एक क्लास हो जाए इस पर। ठीक है, तो मजा भी आ रहा होगा। अगर आप कमेंट करेंगे दोस्तों तो मैं इस पर एक क्लास और ले लूंगा ताकि आपकी तैयारी में कहीं कोई चूक ना रह जाए, कहीं कोई बाधा ना रह जाए। ठीक है, और ये हमारा दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन करिए। निश्चित रूप से दोस्तों आपको मजा आएगा क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में चीजों को पढ़ाया गया है और आपको तैयारी कराई गई। ठीक है, लिख रहा है एफिडेविट। यहां दोस्तों एफिडेविट का हिंदी पर्याय क्या है आपको बताना है। एफिडेविट किसे कहते हैं? देखिए विवरण की बात करेंगे तो विवरण कहा जाता है स्टेटमेंट को। किसे कहते हैं दोस्तों? विवरण किसे कहते हैं दोस्तों? स्टेटमेंट को कहते हैं। ठीक है, प्रस्ताव किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे आप कहते हैं ना कि हमने संसद में कोई प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव को क्या कहते हैं? प्रपोजल कर सकते हैं ना, प्रपोजल कर सकते हैं प्रस्ताव को। ठीक है, प्रपोजल कर सकते हैं। ठीक है, समायोजन मत करिए दोस्तों। एफिडेविट कहा जाता है दोस्तों शपथ पत्र को। किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखेगा, एफिडेविट। जहां दोस्तों एफिडेविट किसे कहते हैं? एफिडेविट कहा जाता है शपथ पत्र को। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह से समायोजन किसे कहते हैं दोस्तों? समायोजन यानी आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट। क्या कह सकते हैं? एडजस्टमेंट, यही तो होगा ना, ADJUSTMENT, एडजस्टमेंट। ठीक है, या इसको प्रपोजल ना बोल करके दोस्तों रिजोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने संसद में कोई, देखिए प्रस्ताव को प्रपोजल भी कर सकते हैं, ये भी सही था। ठीक है, आप कर लीजिए, सही था बिल्कुल। ठीक है, प्रपोजल भी कर सकते हैं या इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों? रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं कि हमने रिजोल्यूशन पास किया है। ठीक है, SOLUTION, हमने एक रिजोल्यूशन पास किया है, तो ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका स्टेटमेंट हो गया सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी पर्याय क्या है? तो पहले भी दोस्तों अमेंडमेंट के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि अमेंडमेंट के लिए आप संशोधन कर लीजिए। ठीक है, क्या करिए दोस्तों? संशोधन करिए, आपका सही जवाब हो जाएगा, खाली शोधन मत करिएगा। ठीक है, लिख रहा चार्ज के लिए सटीक शब्द बताइए क्या है? चार्ज के लिए सटीक शब्द क्या है? चार्ज को आरोप कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चार्ज को प्रभार कहा जाता है और कार्यभार भी कहा जाता है। दोस्तों ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं क्योंकि चार्ज का कई रूप में दोस्तों अर्थ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां चूज कर लीजिए। लिख रहा पृष्ठांकन, बहुत अच्छा शब्द है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? देखिए अमेंडमेंट की बात करेंगे तो अमेंडमेंट तो दोस्तों किसे कहा जाता है? संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, संशोधन कहा जाता है। वेरिफिकेशन जब बात होता है तो वेरिफिकेशन किसे कहते हैं दोस्तों? ये सत्यापन को कहा जाता है। स्पेसिमेन किसे कहते हैं दोस्तों? स्पेसिमेन दोस्तों ये प्रतिरूप को कहा जाता है। और इंडोर्समेंट किसे कहते हैं? तो इंडोर्समेंट दोस्तों याद रखेगा ये पृष्ठांकन को कहा जाता है। किसे कहते हैं? ये पृष्ठांकन को कहते हैं। समझ में आया क्या? आएगा समझ में यार, थोड़ा सा ध्यान दो, सब समझ में आएगा। थोड़ा सा नया टॉपिक आ जाता है ना तो आप भी हैरान परेशान होने लगते हैं। परेशान मत होइए, बस जो आपको समझा रहा हूं वो समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अधिसूचना। अधिसूचना का दोस्तों अंग्रेजी पर्याय क्या है? स्टेटमेंट का तात्पर्य तो दोस्तों विवरण से होता है। स्टेटमेंट किसे कहते हैं? विवरण कहते हैं। इंडोर्समेंट दोस्तों किसे कहते हैं? अभी अभी आपने पीछे पढ़ा कि इंडोर्समेंट दोस्तों ये पृष्ठांकन को कहते हैं। इनक्लोज नहीं होगा, नोटिफिकेशन कह सकते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? अधिसूचना होता है। ठीक है, अधिसूचना होता है। ठीक है, इनक्लोज्ड का अर्थ ये थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं मैं, तो इसके आप आंसर दीजिए। ठीक है, आप बताइए कि इनक्लोज्ड का अर्थ क्या होगा। ठीक है, कुछ जब आप देखिए, मैं कोई गूगल थोड़े कि मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, तो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बात खत्म। ठीक है, इनक्लोज्ड का अर्थ क्या होगा दोस्तों? ये आप जरा ढूंढ के बताइए कि इनक्लोज्ड के क्या मायने हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ आप भी कर लीजिए, आप तो गूगल करेंगे ना हमें तो गूगल करने का मौका मिला नहीं। ठीक है, तो टफ है थोड़ा सा, नहीं ध्यान में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा पारिभाषिक शब्द। अब पढ़िए, पारिभाषिक शब्द अपने विषय से संबंधित किसी सुनिश्चित धारणा को व्यक्त करते हैं, सही है। अपने विषय से संबंधित परिभाषाओं के प्रतिपादन में सहायक होते हैं, सही है।
अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में सहायक होते हैं बहुअर्थी और बहुआ। ये बोलना क्या चाह रहा है? अच्छा लिख रहा है परिभाषिक शब्द, ये मतलब इसमें क्या सही किया जाए ये बोल रहा है ना। तो याद रखिएगा परिभाषिक शब्द अगर मेन रूप से देखा जाए तो हमने यही सीखा है कि परिभाषिक शब्द दोस्तों ये विषय विशेष से संबंधित होते हैं। किससे? यह विषय विशेष से संबंधित होते हैं, यही तो पढ़ा। तो ढूंढिए फिर से, अपने विषय से संबंधित किसी सुनिश्चित धारणा को व्यक्त करते दोस्तों, प्रतिपादन में नहीं। तब आप बेस्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 चूज कर लीजिए, क्योंकि अपने विषय से संबंधित किसी सुनिश्चित धारणा को व्यक्त करते हैं ये पारिभाषिक शब्दावलियां जो हर विषय की अलग अलग होती हैं, तो उसे आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां सही कर लीजिए। लिख रहा है पारिभाषिक शब्द के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। ये बड़ा अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों, डिफिकल्ट भी कर दिया। कौन सा सत्य नहीं? 3 लाइन सत्य है, कोई एक सत्य नहीं है। पढ़िए ध्यान से। इनका प्रयोग किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में होता है, ये तो सही है। ये तो क्या है? ये कथन तो सत्य है ना, ये ज्ञान विशेष में होता है इसका प्रयोग। इसका अर्थ सुनिश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित होता है, यह भी सत्य है। ये लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में ग्रहण किए जाते हैं, नहीं नहीं नहीं। हमने आपको बताया था कि इनका अभिधात्मक अर्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? अभिधात्मक अर्थ होता है। और अभिधात्मक का तात्पर्य क्या है दोस्तों? सहज और सरल से है। किससे है दोस्तों? सहज और सरल से है। जैसे ही आपने व्यंग्यात्मक कहा या लक्ष्यार्थमक कहा दोस्तों, ये तो लक्षणा हो जाएंगे ना, उनके अर्थ फिर चेंज हो जाएंगे, उसके स्थान पे शब्द दूसरे आ जाएंगे। ठीक है, वैसे जैसे मैंने कहा अगर हमको बोलना है कि राम कक्षा का सबसे बुद्धिमान बच्चा है तो हम बोलें बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। अगर हम कहेंगे राम कक्षा का शंकराचार्य है तब तो अब तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अलग अर्थ निकलने लगेगा, तो ये आपका नहीं होगा। और यही आपसे पूछा था कौन सा सत्य नहीं दोस्तों, तो याद रखेगा यही आपका असत्य है और यही आपको ढूंढना था। जो सत्य नहीं वो सत्य है। इनके अर्थ में लचीलापन और विकल्प नहीं होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम जो है वही उत्तर होता है, कोई लचीलापन कोई विकल्प नहीं होता दोस्तों, यह भी सत्य है। ठीक है, सत्य क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अर्थ जो होते हैं ना ये निश्चित होते हैं। ठीक है, शब्दकोश तभी तो रखा गया है क्योंकि अर्थ की निश्चितता बताने के लिए दोस्तों शब्दकोश को रखा गया है, वरना जरूरत क्या होती? तो इसका कोई विकल्प नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मानवाधिकार के लिए अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्दावली में जो शब्द है वो क्या? मानवाधिकार के लिए आप क्या बोल सकते हैं? स्पेशल मैन राइट्स, इस तरह का कोई शब्द ही नहीं होता, मेन राइट्स नहीं होता है। ह्यूमन राइट्स दोस्तों किसे कहते हैं? याद रखेगा ह्यूमन राइट्स कहा जाता है मानवाधिकार को। किसे कहा जाता है? मानवाधिकार को कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों याद रखेगा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार की बात हमारे संविधान में किया गया है, हमारे संविधान में किया गया है। संविधान के याद रखेगा किस भाग में दोस्तों? तो याद रखेगा भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में बताए गए हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12, कहा दोस्तों? याद रखेगा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसके बारे में बताया गया है? याद रखेगा ये मूल अधिकार के बारे में बताया गया। ठीक है, तो आ गए आप संविधान पढ़ने। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मान लीजिए सवाल आ गया तो बताएगा दोस्तों, हर साल 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिलहाल जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों दिमाग में रहती हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, विषय कहां से कहां चला गया, लेकिन चलिए सब आपके लिए। आगे बढ़िए। लिख रहा है विशेषाधिकार के लिए दोस्तों क्या शब्द था? मानवाधिकार के लिए तो बता दिया ह्यूमन राइट्स होते हैं। ठीक है, और विशेषाधिकार के लिए क्या होता है? लिख रहा है स्पेसिफिक राइट्स, इंपॉर्टेंट राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स नहीं। याद रखेगा यहां प्रिविलेज एक शब्द आता है। याद रखेगा विशेषाधिकार के लिए क्या शब्द आता है? प्रिविलेज शब्द आता है कि भाई इनको विशेषाधिकार दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया, तो उसके लिए एक स्पेशल शब्द है दोस्तों प्रिविलेज। क्या शब्द है दोस्तों? प्रिविलेज शब्द है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गलती मत कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आगे देखिए, अधिनियम शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या है? जब हम दोस्तों अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो बहुत सारे अधिनियम के बारे में पढ़ा होगा। अधिनियम को दोस्तों क्या कहते हैं? अधिनियम को एक्ट कहते हैं। अधिनियम को क्या कहा जाता है? एक्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा लिखित सूचना का अंग्रेजी पर्याय क्या है? लिखित सूचना। ठीक है, लिखित सूचना को दोस्तों याद रखेगा नोटिस इन राइटिंग या फिर राइटिंग अप लेटर या फिर ऑर्डर या फिर एफिडेविट। एफिडेविट तो दोस्तों शपथ पत्र को कहा जाता है। किसे कहते हैं? ये शपथ पत्र को कहा जाता है। और ऑर्डर दोस्तों आदेश को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो दोनों जवाब हो नहीं सकता। राइटिंग अप लेटर कोई चीज नहीं होता, नोटिस इन राइटिंग होता है दोस्तों। लिखित सूचना को क्या कहते हैं? नोटिस इन राइटिंग कहते हैं। बात को समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नोटिस इन राइटिंग दोस्तों आपके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्राप्ति की सूचना देने को क्या कहते हैं? प्राप्ति की सूचना देना, जैसे कुछ आपको रिसीव हो गया और उसकी सूचना देना चाहते हैं कि हाँ वो चीज मुझे मिल गया है, तब उसके लिए आप कौन सा उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल करेंगे? आपसे पूछा जा रहा है। एक्सेप्ट की बात करेंगे तो एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार होता है। ठीक है, एक्सेप्ट का तात्पर्य क्या होता है? स्वीकार होता है।
एक्सीडेड टू दोस्तों ये हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एक्नॉलेजमेंट कहते हैं दोस्तों, जी हां, नोटिस मत कहिएगा दोस्तों, यहां एक्नॉलेज कहिए दोस्तों कि मैंने उसको एक्नॉलेज कर लिया है, मतलब कि मुझे उस चीज की प्राप्ति हो चुकी है, ये उसकी सूचना दोस्तों। तो प्राप्ति की सूचना के लिए एक शब्द आता है एक्नॉलेज, और इसी से शब्द बनता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है शीघ्र संपादित करने के लिए। जी हां दोस्तों, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द आप ढूंढिए। आपसे लिखा है कि एक्सपेडाइट, ठीक है, एक्सपेडाइट या फिर अर्जेंटली या क्विकनेस या फास्टनेस। दोस्तों ये शीघ्रता उग्रता की बात नहीं कर रहा दोस्तों, यहां पर जो सही उत्तर है, इसके लिए कुछ संपादित करने के लिए, अगर उसको शीघ्र संपादित करना हो तो इसके लिए एक शब्द होता है एक्सपेडाइट, ठीक है, एक्सपेडाइट होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा बिगड़ी दशा में, बिगड़ी दशा में एक शब्द दिया है बिगड़ी दशा में, और इसके लिए अंग्रेजी पर्याय क्या होगा, तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं, इसको आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। बिगड़ी दशा में मतलब आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, स्टॉक नहीं कहेंगे, आउट ऑफ डेट नहीं कहेंगे, आउट ऑफ लिमिट नहीं कहेंगे, ठीक है, इसे कहा जाता है आउट ऑफ ऑर्डर। जी हां दोस्तों, बिगड़ी दशा में इसके लिए एक शब्द होता है आउट ऑफ ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते वो आउट ऑफ लिमिट की बात करेंगे, क्योंकि लिमिट को दशा समझते हैं, और ऐसे में दोस्तों उनका जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है स्वभावतः, स्वभावतः का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा, लिख रहा है एज एफोरसाइड होता है, एज अ मैटर ऑफ कोर्स होता है, एज मैटर ऑफ फैक्ट होता है, एज जनरल रूल होता है। स्वभावता का दोस्तों इंग्लिश पर्याय क्या होता है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होता है एज अ मैटर ऑफ कोर्स। जी हां दोस्तों, एज अ मैटर ऑफ कोर्स दोस्तों याद रखिएगा, इसे कहा जाता है स्वभावता, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइए, मैं इस तरह के और सवालों के कलेक्शन में आपको दे सकता हूं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो पाए, ठीक है। तो कब हिंदी की क्लास शुरू हुई, कब समाप्त हो गया। जीएस का भी ऐसा हाल है दोस्तों, समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। विश्वास कीजिए, जबरदस्त सीरीज है दोस्तों, आप ज्वाइन करके देखिए, और इतने दिनों से चल रही तो बेशक अच्छा ही होगा, ठीक है। आप कमेंट देख करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पूरी सीरीज देखिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि जो मन किया देखा, नहीं मन किया छोड़ दिया। आप पूरी सीरीज देखेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो शुरू से लेकर, अगर आज पहले दिन आप देख रहे हैं ना, तो आप एक काम करिए, सीरीज नंबर 1 से स्टार्ट करिए और पूरी सीरीज देखिए। इसी तरह से जो जीएस का बैच है उसकी भी सीरीज देखिए। कब, जब तक आपको लगे, जब तक आपका दिल कहे कि हाँ यार हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हमारा टाइम लॉस नहीं हो रहा है। सर जी ज्यादा इधर उधर की बातचीत नहीं करते, दिन भर मोटिवेशन नहीं ठोंकते रहते, ठीक है, काम की बातें हो रही हैं, गंभीर मुद्रा में पढ़ाई हो रही है, आप तब तक जुड़े रहिए। आप अपने समय को देखिए ना, आपका समय कीमती है, हमारा तो काम ही पढ़ाना है। आपका समय कीमती है तो आप पहचान करिए कि कहां कितना समय देना उचित होगा, ये आप जानकारी रखिए। ऐसे विषय दोस्तों जो यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ाए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। किताबें भी आ चुकी हैं, तो किताब के माध्यम से आप तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज अगर अच्छा लगा हो, देखिए पहली बार इस टॉपिक को लेकर आया था, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, बताना जरूर कि आपको अगले पार्ट की आवश्यकता है या फिर अगला मैं टॉपिक नया शुरू कर सकता हूं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।